नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन। जाम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में तैनात रहे आईएएस लांगा की गिरफ्तारी की। साबरमती नदी में क्रूज के जलस्तर को लेकर बीजेपी विधायकों की चिंता की। सूरत के स्मीमेर अस्पताल में आप नेता के दौरे पर सामने आई बड़ी लापरवाही की। साथ ही बात करेंगे अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 3 दिन में हुए चौथे अंगदान की। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। गांधीनगर के सेवानिवृत्त कलेक्टर एसके लांगा के खिलाफ 2 महीने पहले भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आईजी अजय चुड़ासमा ने आज गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 करोड़ के जमीन घोटाले में रिटायर आईएएस एसके लांगा से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही गिरफ्तार पूर्व आईएएस एसके लांगा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही रिमांड की भी मांग की जाएगी। पूछताछ के बाद 25 से ज्यादा चैप्टर सामने आएंगे। शिकायत दर्ज की गई है कि लांगा ने गांधीनगर कलेक्टर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करके भ्रष्टाचार किया है। गांधीनगर के सेक्टर 7 थाने में तत्कालीन चिटनीस और आरएएस समेत सेवानिवृत्त कलेक्टर लांगे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसे लेकर आज रेंज आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज रिमांड की मांग की जाएगी, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी हमारे पास प्राथमिक जानकारी एसके लांगा और उनके अधिष्ठानों की है। एसके लांगा से पूछताछ में जिनके नाम सामने आएंगे, क्या उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा किया या खुद ही घोटाला किया, सभी मामलों की जांच कराई जाएगी, जिसके बाद जिसका भी नाम आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब तक यह बात सामने आई है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कई और अध्याय सामने आ रहे हैं। बड़ी मात्रा में दस्तावेज और सबूत है। इस पूरे घोटाले की जांच के बाद पता चलेगा कि कितने करोड़ का घोटाला है। आगे कहा गया कि लांगा का किसान के तौर पर प्रमाण पत्र भी संदिग्ध पाया गया है। उनके पैतृक भाणवाड़ तालुका के सिवा गाँव में जाँच की गई तो वहाँ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए यह संदिग्ध है कि वे गलत कृषक बन गए होंगे। अभी इसकी जांच चल रही है। इस संबंध में रेंज आईजी ने बताया कि उनके पास जूनागढ़ में 4 बंगले, मातर में जमीन, अहमदाबाद के आसपास परिवार के सदस्यों के नाम पर 3 जमीन, एक चावल की मिल है। अहमदाबाद में फ्लैट और बंगले हैं। इसके अलावा प्रथम दृष्टि से पता चला है कि एक कंपनी में पार्टनर भी है। अभी भी कई जानकारियां सामने आ रही है। जांच के मुद्दे इस घोटाले में कौन शामिल है, इस संपत्ति में सरकार को कितना नुकसान हुआ, क्या उन्हें वित्तीय लाभ मिला है, उनकी बेनामी संपत्तियों के बारे में भी अधिक जानकारी हासिल की जाएगी कि उन्होंने कैसे निवेश किया, क्या उन्हें फायदा हुआ है। गांधीनगर में एसके लांगा के खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद गांधीनगर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उस वक्त लांगा के माउंट आबू में होने की सूचना के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और उसे गुजरात राजस्थान बॉर्डर से पकड़ लिया। एसके लांगा 6 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2019 तक गांधीनगर कलेक्टर के रूप में लांगा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण राजस्व निर्णयों की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस विनय व्यास को भी विशेष जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने 6 अप्रैल 2023 को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपी। इसमें सेवानिवृत्त आईएएस एसके लांगा तत्कालीन चिटनीस और तत्कालीन आरएसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का सुझाव दिया गया था, जिसके आधार पर गांधीनगर कलेक्टरों के वर्तमान चिटनीस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। गांधीनगर रेंज आईजी द्वारा गांधीनगर एसपी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें गांधीनगर रेंज आईजी द्वारा एक विशेष टीम की जांच गठन की गई थी। गांधीनगर के एसपी तरुण दुग्गल टीम की निगरानी कर रहे थे, जबकि मामले की पूरी जांच मुख्यालय डीएसपी अमी पटेल को सौंपी गई थी। इसके अलावा इस टीम में गांधीनगर पुलिस के 4 पीआई भी शामिल थे। पुलिस शिकायत के अनुसार गांधीनगर के पूर्व जिला कलेक्टर एसके लांगा ने अपने कार्यालय के दौरान तत्कालीन चिटनीस एवं आरएसी के पद का दुरुपयोग किया है और अपने बदमाशों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व नियोजित साजिश रचकर जमीन का गलत एने ऑर्डर कर दिया। बाद में सरकार को देय प्रीमियम का भुगतान न करके गैर किसान को किसान के रूप में दिखाया गया और सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने नई स्थिति की जमीन को पुरानी स्थिति में दिखाया, झूठे साक्ष्य बनाए और झूठा दस्तावेज तैयार कर उसे सत्य के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए और झूठे दस्तावेज बनाए, पुरानी तारीख बदल दी और बड़े वित्तीय घोटाले किए। ये भी कहा गया कि उन्होंने पार्टनरशिप में चावल मिल चलाकर भ्रष्टाचार किया है।
निम्नलिखित राजस्व निर्णय सेवानिवृत्ति कलेक्टर एस.के. लांगा द्वारा गांधीनगर कलेक्टर के रूप में लिए गए थे। ऐसे मामलों की संख्या जहां सरकारी बंजर भूमि विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत संगठन को दी पट्टे पर दी गई है। 110 इस वितरण के अनुसार कुल 5,904 फाइलों की बड़ी संख्या को सत्यापित किया गया है। उक्त विषय में संबंधित मामलों की जांच की गई। इसमें करीब 20 सामान्य त्रुटियां पाई गई है। उपरोक्त आदेश से संबंधित मामलों के अवलोकन से मुख्य रूप से ये पता चला है कि जिन मामलों में उसी रिकॉर्ड के आधार पर फाइलें खारिज कर दी गई है, बाद में पार्टियों के साथ वित्तीय समझौते के लंबित होने पर मामूली क्षति के आधार पर खारिज की गई है। कई अन्य अनुमति मामलों में सरकार को ये निर्णय लेने से प्रीमियम में भारी वित्तीय हानि हुई है कि भूमि को गलत तरीके से पुरानी स्थिति के रूप में माना गया था, भले ही वह नई स्थिति में दिखाई गई हो। गैर कृषक मामलों को भी बिना सबूत या सत्यापन के अनुमति दी गई, जैसे कि गैर कृषक को एक कृषक बताया गया था। साबरमती नदी में क्रूज चलाने को लेकर विवाद इसके उद्घाटन के बाद से ही जारी है। क्रूज शुरू होने के कुछ दिनों बाद अहमदाबाद में भारी बारिश हुई और नदी के आसपास के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। इसका मुख्य कारण साबरमती नदी का जल स्तर 134 फीट पर बनाए रखना था। ये जल स्तर बनाए रखना पड़ा क्योंकि अगर क्रूज को नदी में तैरना है तो 1.5 घंटे में पूरा रास्ता घूमना है, तो पानी का लेवल जरूरी है। नदी का जल स्तर कम करने के लिए बीजेपी विधायक ने पत्र लिखा। ये विवाद तो सुलझ नहीं सका है, लेकिन कहा गया है कि अगर पानी कम हो तो क्रूज हर जगह नहीं जा सकता। परिभ्रमण के लिए न्यूनतम 6 से 8 फीट पानी की गहराई आवश्यक है। क्रूज कैप्टन ने ये बात कही, लेकिन ये सच है। अब इससे कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं कि क्या क्रूज से पहले साबरमती नदी की औसत गहराई की कोई जांच नहीं की गई थी? भारी बारिश हुई तो शहर का पानी नदी में बहने की बजाय वापस आ जाएगा। विशेषज्ञों से मामला समझ में नहीं आया। लोगों की नदी में नाव की सवारी का आनंद लेने की इच्छा निश्चित रूप से 2,000 रुपये खर्च करने पर भी अधूरी रह जाएगी यदि नदी की गहराई के कारण क्रूज सभी जगह नहीं जा पाई तो। सबसे अहम चीज है क्रूज की सुरक्षा। बीते 10 तारीख सोमवार को क्रूज कम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। इस रिवर क्रूज में प्रति व्यक्ति दोपहर से भोजन के लिए 1800 और रात के खाने के लिए 2,000 रुपये देने होंगे। क्रूज की एक यात्रा में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसके पहले फेरा में सिर्फ 25 आउटिंग ही मिली थी। क्रूज कम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का रूट अटल ब्रिज से दागीची ब्रिज तक है, लेकिन नदी में पानी का स्तर कम होने के कारण क्रूज को अम्बेडकर ब्रिज तक ही ले जाया गया। क्रूज को संचालित करने के लिए नदी में जल स्तर 130 फीट से ऊपर बनाए रखना जरूरी है, लेकिन पहले दिन ही जल स्तर तय नहीं होने के कारण क्रूज को दागीची ब्रिज तक ही ले जाया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह क्रूज चलाने के लिए साबरमती का जल स्तर बनाए रखने के लिए भारी बारिश के बावजूद पानी की निकासी नहीं की गई थी। इसके चलते थोड़ी सी बारिश में ही नदी तट के कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसमें साबरमती में अक्षर नदी क्रूज चलाने वाले कैप्टन अशोक भाई बम्बानिया ने कहा कि जब हम क्रूज नदी में ले जाते हैं और अटल ब्रिज से गुजरते हैं तो हमें क्रूज को बहुत ही सावधानी से चलाना होता है, क्योंकि पुल के पास पानी का स्तर काफी नीचे है। क्रूज के दौरान हम नदी के स्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं। यदि लेवल 4 फीट दिखता है तो हम क्रूज को आगे नहीं ले जा सकते और क्रूज को वहां से वापस लाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जब नदी परिभ्रमण का संचालन किया जाता है तो नदी तल स्तर से 8 फीट ऊंचाई की आवश्यकता होती है। साबरमती नदी का स्तर 8 फीट होने पर ही रिवर क्रूज चलाया जा सकता है। जब रिवर क्रूज शुरू किया गया था तब साबरमती नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ाना पड़ा था। नदी परिभ्रमण तभी संभव है जब रिवर फ्रंट का जल स्तर 8 फीट रखा जाए। क्रूज में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कहा गया कि जब क्रूज घाट से नदी में जाता है तो क्रूज लॉक हो जाता है। नदी के बीच में पहुंचने के बाद लोगों को क्रूज में घूमने की इजाजत दी जाती है। जब ऊपर लोग खड़े होते हैं तो एक सुरक्षा गार्ड भी होता है। यदि कोई व्यक्ति गलती से नदी में गिर जाता है तो हमारे पास एक लाइफ जैकेट और 100 मीटर की रस्सी भी है, जिसे हम फेंक कर लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। एक लाइव रेस्क्यू बोट भी रखी गई है, जो आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचा सकती है। इस संबंध में गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि भाजपा शासकों ने 75 लाख शहरी नागरिकों की चिंता करने के बजाय निजी क्रूज ऑपरेटर की सुविधा की चिंता की है। मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद भाजपा शासित निगम के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर ईमेल कर निजी क्रूज ऑपरेटरों के फायदे के लिए 134 फीट का स्तर ही बनाए रखने की मांग की थी। साबरमती का स्तर आमतौर पर 128 फीट के आसपास होता है जब मानसून में भारी बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। शुक्रवार को 1 इंच बारिश से अहमदाबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए थे।
सीजी के करीब 1 इंच बारिश हुई। पंचकुआ, कालूपुर, शाहपुर, रिलीफ रोड, गायकवाड़ हवेली, जमालपुर, वासना समेत सेंट्रल जोन के अन्य इलाकों में बारिश का पानी भर गया। आगे कहा गया कि साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट ऑपरेशन द्वारा अक्सर रिवर क्रूज को पीपीपी आधार पर शुरू किया गया है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से लेकर डायरेक्टर और सभी अधिकारी बारिश होने पर साबरमती नदी के स्तर से नीचे है। क्या जल यात्रा हुई और क्या नदी में कुछ स्थानों पर फुट की अच्छी गहराई है। बिना कोई शोध किए नदी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। फिर यदि कभी कभी जल स्तर गिर जाता है तो नदी परिभ्रमण को रोकना पड़ता है। एलिस ब्रिज विधायक और शहर अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, जब बारिश होती है तो मैं नदी के स्तर की जांच करता हूं। अभी बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे नदी परिभ्रमण के लिए जल स्तर कम करने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं रिवर क्रूज के प्रबंधक में नहीं हूँ। सूरत के स्मीमेर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें आम आदमी पार्टी पार्षद और अस्पताल कमेटी सदस्य ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मरीजों के लिए लाखों रुपए की दवाएं स्टोर रूम में बिना किसी प्रकार के तापमान में रखी जाती है। दवाओं पर स्पष्ट निर्देश लिखे होने के बावजूद उनको सही तापमान में नहीं रखा जाता। इस संबंध में आप नेता ने कहा कि अगर ये दवा मरीजों को दी गई तो उसके स्वास्थ्य से समझौता हो सकता है। अगर दवा लेने के बाद मरीज को रिएक्शन हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है। अस्पताल समिति के अध्यक्ष राजेश जोलिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि दवा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज है या नहीं। हैरानी की बात है कि अस्पताल समिति के अध्यक्ष को अपने अस्पताल की सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है। गौरतलब है कि सूरत के स्मीमेर अस्पताल के प्रबंधन में महानगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च करती है। हालांकि कई प्रणालियों में कमी है, सैकड़ों हजारों मरीजों का इलाज होता है। दवा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। दवाइयों में बहुत सी ऐसी दवाइयां होती है जिन्हें एक निश्चित तापमान पर रखने की जरूरत होती है। कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें एक निश्चित तापमान पर रखना पड़ता है ताकि उनका असर बना रहे। विभिन्न प्रकार की दवाओं की मात्रा को एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है, लेकिन सूरत नगर निगम अस्पताल में स्थिति बहुत ही खराब है। आम आदमी पार्टी के पारदर्शियों का आरोप है कि जिन दवाओं को उचित स्थान पर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना चाहिए वे स्टोर रूम में रखी जा रही है। इस तरह लाखों रुपए की दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पार्षद और अस्पताल समिति की सदस्य रचना हिरपरा ने कहा कि आज वह अपने साथी पार्षद महेश अंधन के साथ अचानक स्टोर रूम का दौरा करने आए। जब वहां मौजूद कुछ दवाओं को कब्जे में लिया गया तो पाया गया कि उन पर निर्देश लिखा गया था कि इस दवा को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाना चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को दी जाने वाली लाखों रुपए की दवाएं बिना किसी तापमान में रखने के बाद स्टोर रूम में पड़ी है। यदि दवाओं को तापमान में नहीं रखा जाता है और रोगियों को नहीं दिया जाता है तो उनके स्वास्थ्य को समझौता हो सकता है। अगर दवा खाने के बाद मरीज को रिएक्शन हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। घर में एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होता है, उस प्रकार का छोटा रेफ्रिजरेटर वहां पाया गया जिसमें तापमान मेंटेन नहीं किया गया और दवाएं स्टोर रूम में पड़ी मिली। यह आश्चर्य की बात है कि अस्पताल समिति के अध्यक्ष को अपने अस्पताल की सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है। यदि वे ये नहीं जानते कि उनके अस्पताल में दवाओं के भंडारण के लिए आवश्यक कोल्ड स्टोरेज सुविधा है या नहीं, तो वे पूरे अस्पताल का प्रबंधन कैसे करते हैं। इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इससे यह भी साफ है कि मरीज को दिए जाने वाले इलाज के प्रति वे खुद कितने जागरूक हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल की प्रतिष्ठित अंगदान सेवा एक बार फिर वेगवंत हो गई है। सिविल में पिछले 3 दिनों में कुल 4 अंगदान हुए हैं। इन 3 दिनों में 4 ब्रांडेड अंगदाताओं द्वारा अंगदान के परिणाम स्वरूप 12 व्यक्तियों को नया जीवन मिला है। इसके अलावा 2 आंखें भी दान की गई है। ब्रांडेड डोनर से अंग निकालने की प्रक्रिया में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा ब्रांडेड घोषित कर दिया जाता है तो रिश्तेदार की काउंसलिंग से लेकर पुनः प्राप्ति तक आवश्यक चिकित्सा परीक्षण और संबंधित प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। इस प्रकार इन 4 अंगदानों में लगभग 42 घंटों की निरंतर मेहनत और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप और पूरी टीम के समर्पण के परिणाम स्वरूप इन 12 जरूरतमंद लोगों को सफलतापूर्वक नया जीवन दिया गया है। कल 11 जुलाई को सिविल अस्पताल में हुए अंगदान के विवरण पर नजर डालें तो 120वें अंगदान में अहमदाबाद के रखियाल इलाके के रहने वाली लीलाबेन सोलंकी को
गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगी थी। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। लीलाबेन की भतीजी भावना सिविल अस्पताल के ही मेडिकल रिकॉर्ड विभाग में काम करती है। तभी उन्हें पता चला कि उनकी बुआ लीलाबेन ब्रेन डेड हो चुकी है। भावना ने अंगदान की पूरी प्रक्रिया और इसके महत्व से अवगत कराते हुए परिवार को अंगदान के बारे में समझाया और प्रेरित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार एकजुट होकर ब्रेन डेड लीलाबेन सोलंकी के अंगदान के लिए तैयार हो गया। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रक्रिया के अंत में 2 किडनी और 1 लीवर का दान किया गया। 121वें अंगदान के विवरण में अहमदाबाद के कृष्णानगर की बद्रिका बेन कापड़िया एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई, इसलिए उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान जब उनका ब्रेन डेड हो गया तो उनके परिवार ने उनके अंग दान करने का फैसला किया, जिसमें 2 किडनी, 1 लीवर और आंखों के दान से जरूरतमंदों को नई जिंदगी मिली है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने पिछले 3 दिनों में सफल 4 अंगदान की इस उपलब्धि को सिविल अस्पताल की अंगदान सेवा में लगी पूरी टीम को समर्पित किया। सिविल अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने कहा कि 3 दिन में 4 सफल अंगदान बढ़ती जन जागरूकता के साथ साथ सिविल डॉक्टरों के समर्पण का भी परिणाम है। सिविल अस्पताल के सभी डॉक्टर ब्रेन डेड ऑर्गन डोनर के दान से जरूरतमंदों को नई जिंदगी देने के लिए कृत संकल्प है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों से लेकर वरिष्ठ डॉक्टरों ने मिलकर काम किया है। सिविल अस्पताल में अब तक 105 लीवर, 210 किडनी, 9 अग्नाशय, 33 हृदय, 6 हाथ, 24 फेफड़े, 2 छोटी आंत, इस प्रकार कुल 389 अंग और 102 आंखें दान की जा चुकी है। અંગદાન એ જ મહાદાનના થીમ પર કામ કરતી અમારી સોટોનર ટીમ અને એમની રાત દિવસની મહેનત થકી છેલ્લા 3 દિવસમાં સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદમાં 4 અંગદાન થયા। છેલ્લા 2 અંગદાનની વાત કરીશ તો લીલાબેન સોલંકી જે રખિયાલના રહેવાસી ચક્કર આવતા ઢળી પડ્યા અને બ્રેન હેમરેજ થયું અને લીલાબેનના પરિવારને સમજાવવા માટે ભાવનાબેન જે અમારા એમઆરઓ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરે છે એમની ભત્રીજી એમને ફેમિલીને સમજાવ્યા કે અંગદાનનું મહત્વ શું છે અને ફેમિલીએ એક પોઝિટિવ ડિસિઝન લીધું અને આપણને લીલાબેન તરફથી 1 લીવર અને 2 કિડની દાનમાં મળ્યા। જ્યારે 121માં અંગદાનની વાત કરીશ તો બદ્રિકાબેન કાપડિયા જે કૃષ્ણનગર અમદાવાદના રહેવાસી છે, રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ થતાં બ્રેન ડેડ થયા અને એમના ફેમિલીએ પણ એકજૂટ થઈ અને અંગદાન કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને એમના થકી પણ આપણને 1 લીવર અને 2 કિડની અને 2 આંખો દાનમાં મળ્યા છે। આમ જોવા જઈએ તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં 121 અંગદાન થયા, જેના થકી 389 અંગો દાનમાં મળ્યા અને 102 આંખો એટલે કે ચક્ષુ દાનમાં મળ્યા। ચાલો સૌ સાથે મળી અને આપણે મુહિમમાં જોડાઈએ અને વધારે ને વધારે અંગદાન થાય અને વેઇટિંગ લિસ્ટ ધીરે ધીરે ઘટતું જાય અને એક જીવતા વ્યક્તિએ બીજા જીવતા વ્યક્તિને અંગદાન ન કરવું પડે ત્યાં સુધી આપણે સૌ જોડાયેલા રહીએ અને આ મુહિમને આગળ વધારીએ। અંગદાન એ જ મહાદાન। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।